कोई मंजिल के करीब आके भटक जाता है, कोई मंजिल के करीब आके भटक जाता है, कोई मंजिल तक पहुंचता है भटक जाने से। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। कसर कानपुरी के इसी शेर के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। हम आपको महत्वपूर्ण खबरों की तरफ लिए चलते हैं। हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण खबर आ रही है आम बजट की। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया और इस बजट को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को काफी सराहा है। उन्होंने कहा कि बजट काफी संतुलित है, लेकिन आम लोगों में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हैं और देखा जाए तो इस बजट से आम लोगों को निराशा हासिल हुई है। आयकर में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है और रेल के किराए में भी हालांकि बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन किराए में कमी भी नहीं की गई है और कॉरपोरेट को काफी राहत दी गई है। क्रिप्टो करेंसी पर 30% के टैक्स की घोषणा की गई है, जबकि 1% टीडीएस की घोषणा की गई है। और पत्रकारों से बातचीत के क्रम में निर्मला सीतारमण ने अपनी ये बातें रखी। उन्होंने कहा कि बजट को काफी संतुलित रखा गया है। इस तरह की बातें निर्मला सीतारमण ने कही। Currency becomes a currency is a currency only when it is issued by the central bank, even if it's a crypto. By anything which is outside of that, loosely all of us refer it to be cryptocurrency. They are not currencies. So let's first understand we are not taxing currency that is yet to be issued, and that provision is now made, and a currency in the name of digital rupee will be issued. Exact name you'll get a bit later, but Reserve Bank is the one which is going to issue it. And what Reserve Bank issues is the digital currency. Everything that prevails outside of it in the name of digital whatever are assets being created by individuals. And in transacting that asset, if there are profits being made, we are taxing that profit at 30%. We are also tracking every trail of money in that by saying every transaction will be 1% TDS, if I can use that expression. There will be a transaction, TDS, imposed on every transaction in the crypto world, any transaction that is happening outside. So the distinctions are very clear. Currency is only with the Reserve Bank. That will get issued sometime this year. The transaction happening in the crypto world are of different kinds of assets, and for that, every transaction gets taxed. We have circulated a paper. Inputs are coming in. Public stakeholders are also talking about it. So regulation goes through that process. I don't wait till regulation. झारखंड के निरसा से हमारे पास एक अति महत्वपूर्ण खबर आ रही है। निरसा में बीसीसीएल एरिया 12 के दहीबाड़ी परियोजना के सी पैच में अवैध कोयला खनन की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि आज सुबह तकरीबन 6 बजे यह घटना घटी। सुबह होते ही सैकड़ों की तादाद में लोग यहां अवैध उत्खनन के लिए पहुंचे, कोयला चुनने के लिए पहुंचते हैं, कोयला जमा करते हैं और अवैध तरीके से इन कोयले की सप्लाई की जाती है। और इसी दौरान चाल धंसने से 3 महिलाओं की मौत हो गई। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद 3.5 घंटे के बाद तीनों महिलाओं के छत विछत शवों को निकाला गया। आखिर किनके इशारों पर चल रहा है यहां अवैध कोयला उत्खनन, जबकि अवैध कोयला उत्खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने का दावा किया जाता रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी झारखंड के इस इलाके में अवैध कोयला उत्खनन का काम चल रहा है। और आपको बता दूं कि आज 3.5 घंटे की मशक्कत के बाद 3 महिलाओं के शवों को बाहर निकाला जा सका। हालांकि माफियाज जो हैं, कोयला माफिया तो चले जाते हैं, बच जाते हैं, लेकिन गरीबों की मौतें हो जाती हैं और जिन्हें रखा जाता है कोयला निकालने के काम के लिए उनकी मौतें हो जाती हैं। आइए हम आपको कुछ खास तस्वीरें दिखाते हैं। आपको एक बात और भी बता दूं कि अवैध कोयला उत्खनन के इस घटना के बाद, इस हादसे के बाद न तो सीआईएसएफ के जवान यहां पहुंचे और न ही पुलिस के जवान यहां पहुंचे। आखिर क्यों? इस तरह का सवाल हमारे सामने आ रहा है। हम आपको दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें।
आज लगभग 5 आदमी मेरे पास न्यूज है जो पतलावाड़ी गांव के हैं। 5 आदमी। 5 आदमी। कपासड़ा निरसा में ही, कपासड़ा कुलियर में भी एक एक्सीडेंट हुआ, वहाँ भी 2 आदमी मरा। अच्छा, ये खनन लगातार यहाँ चलता है क्या? हाँ, लगातार चल रहा है। अच्छा, यहाँ का माल कहाँ कहाँ लोग कोयला कहाँ देता है? ये कोयला आपका इधर चाँच से लेके आपका कालूबथान थाना, चिरकुंडा थाना और क्या बोलते हैं पंचायत थाना, साथ साथ इधर मुगमा के साइड में कुछ भट्टा में जाता है, इधर का भी कोयला जाता है। और दुख इस बात का है, एक्सीडेंट हमेशा होता है, हर सरकार में होती है, लेकिन इतना बेलगाम नहीं है जो 5 आदमी 10 आदमी मरता है एक एक दिन, और उसके बाद पुलिस नदारत, उसका पोस्टमार्टम तक जरूरी नहीं महसूस कर रही है सरकार। और इतना बेलगाम सरकार हमने कभी नहीं देखा जो आज मेरी सरकार में हो रही है। यह हमको कहने में शर्म लग रहा है, लगता है कि कहीं हम लोग सुसाइड करेंगे। ये मेरी सरकार में इतना बड़ा भ्रष्टाचार, बेलगाम, ये तो उम्मीद से बाहर है। पहले की गंजेड़ी सरकार थी, वो गंजे ही नशे में ही सही, लेकिन उसने टाँट फटकर लगाते थे। आज के सरकार में सिर्फ माल बटोरना ही उनका काम है, भ्रष्टाचार से लेके आपका विभिन्न। आज के दिन में पूरे झारखंड में आग लगा हुआ है हमारी सरकार के खिलाफ में। ये हमको बोलने में, मेरी सरकार है ये बोलने में हमको शर्म लगता है। आपका परिचय बता दीजिए। मैं पूर्व अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष थे। कहाँ गए? केलियासुल प्रखंड अध्यक्ष नाम? ठाकुर मांझी। धन्यवाद। लूट की एक घटना के बाद आसनसोल दुर्गापुर पुलिस को मिल गई है एक बड़ी कामयाबी। आपको बता दूं कि अंडाल में लूट की एक घटना को अंजाम दिया गया था। एक व्यापारी विजय शर्मा से 4 लाख रुपए लूट लिए थे बाइक पर सवार बदमाशों ने। आखिरकार आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के अधिकारियों ने पीछे लगकर काफी मशक्कत के बाद और काफी सतर्कता बरतते हुए आखिरकार आसनसोल के कन्यापुर से दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और साथ में कैश भी बरामद कर लिए गए हैं। इस बात को लेकर व्यापारी वर्ग में काफी खुशी देखी जा रही है और इनका कहना है, व्यापारियों का कहना है कि आसनसोल दुर्गापुर पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और व्यापारियों की तरफ से धन्यवाद भी दिया गया आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के अधिकारियों को। आइए कुछ खास तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से पुलिस को मिली कामयाबी। গাড়ি কোথায় রাখছে? গাড়ি দিয়ে স্টার্ট করলে গেলে চলে গেলে ধরলে ধরো ধরো গাড়ি এখানে আছে। আমার গাড়িতে চলে যা। ठीक है আপনি চলে আসেন, আপনি এর ফটোটা এখন তুলবেন। ঠিক না, ওর তোলা হয়নি, ঠিক ঠিক ঠিক। ভালো করে হাত দেখতে দাও। हाँ सर। আমরা খবর পেলাম কি একটা আন্ডাল মোড়ের উপর কাজুরা টপ রেঞ্জ রাস্তা আছে, হাইওয়ে উপরে এটা ছিনতাই হয়েছে।
রিয়েলটা একটা কোম্পানি আছে, একটা পাবনি মোটামুটি 4 লাখ টাকা নিয়ে যাচ্ছিল বাইকে করে। তখন একটা ইকো স্পোর্ট গাড়ি এসে টায়ার আটকে কাছ থেকে আর্মস দেখে টাকাটা নিয়েছে। এখন সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পুরো টিম যেটা আছে ওটা অ্যাক্টিভ হলো, খবর দেওয়া হলো কন্ট্রোল রুমকে, থানা ডাল থানা সব জায়গায় ইনফর্ম করলো, আর পিছনে একটা গাড়ি চেজ করলো। চেজ করে দেখা যাচ্ছে কি ওরা খুব স্পিডে আসানসোল দিকে বেরিয়ে যাচ্ছে ইকো স্পোর্ট গাড়ি। তখন ওটাকে বিভিন্ন জায়গায় নাকা লাগিয়ে আটকানোর চেষ্টা করা হলো, কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি কাল্লা মোড় বা এইসব জায়গায় ওরা গাড়িটা স্টপ করে নিয়ে যেখানে নাকা ছিল, কিন্তু ওটা স্পিড করে রং সাইড দিয়ে যাচ্ছিল। তারপরে দেখা গেল ওরা ভিতরে বেরিয়ে গেছে। তখন ওটাকে জবাব চেস করলো আইসি বাড়াবাড়িরা করে ওটার কাছ থেকে টাকা এখন আপনি দুজন ধরা পড়লো আর তিনজন পেপার ধরা পড়লো। গাড়িটা পাওয়া গেছে, গাড়ির সাথে টাকা আর আর্মস পাওয়া গেছে। পুরো টাকা রয়েছে। পুরো টাকা হচ্ছে হচ্ছে বলছে একটু টাকা আরও লোকের কাছে আছে কিছু টাকা, কিন্তু মোটামুটি 50-60% টাকা রেকভার হয়ে গেছে। এই সোনা আজকে সোনা যখন এরকমই ঘটনাটা হয়েছে আজকে ডেকে, তো ওটা নিয়ে কিছু সেটা ডিসি সাহেব ব্রিফ করবেন। আমার তো ইস জোনের केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आम बजट पेश किया और इस बजट पर तरह तरह की प्रतिक्रिया हमारे पास आ रही है। हमारे पास उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया आ रही है। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये बजट जो पेश किया गया है काफी संतुलित है और काफी बेहतर है। आइए सुनते हैं, देखते हैं क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने। यूनियन बजट आज संसद में प्रस्तुत हुआ है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला सर्वसमावेशी प्रगतिशील और कोरोना कालखंड में आत्मनिर्भर भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ाने वाला यूनियन बजट का हम स्वागत करते हैं। समाज के प्रत्येक तबके का, खासतौर पर किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए एक प्रगतिशील बजट प्रस्तुत करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बजट में जो बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, खासतौर पर MSP के लिए, किसानों के उन्नयन और किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह जो किसानों की वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा करता है और प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जो 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लक्ष्य को उन्होंने रखा था, उसे भी पूरा करता है। युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां, यह भारत के युवाओं को, और स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य भी है और सबसे युवा राज्य भी है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को इससे और भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके उन्नयन के लिए मिशन शक्ति के साथ साथ अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रावधान इस बजट में है जो महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। राज्यों को 50 वर्षों तक बिना ब्याज के ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रावधान, और भी ऐसे प्रावधान हैं नदियों को जोड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र
केन बेतवा को जोड़ने के लिए बजट में प्रावधान होना, 400 वंदे भारत ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा, ये आवागमन को और भी आसान करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, कार्गो के निर्माण के लिए और भी अन्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष प्रावधान होना, यह देश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। एक सर्वसमावेशी और प्रगतिशील बजट के लिए आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाले इस बजट का हम स्वागत करते हैं। आसनसोल के जिला अस्पताल में आज आसनसोल के फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने एक प्रदर्शन किया। आग से बचने के गुर सिखाए गए। आपको बता दूं कि ये एक रूटीन कार्यक्रम है और बराबर इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं ताकि यहाँ के लोग आग से बच सकें। जब कभी आगजनी की कोई घटना हो तो इससे बचाव कर सकें और किस तरह से वह बचेंगे इसके गुर यहाँ अधिकारियों ने सिखाए। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ गुर सिखाए गए। अगर आग लग जाती है, अग्निकांड की कोई घटना हो जाती है तो किस तरह से मरीजों की जान बचाई जाए और खुद भी बचाया जाए। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने अस्पताल अधीक्षक NC दास से भी बातचीत की, पूरी जानकारी ली। আচ্ছা, আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে পার্সনকে বলছিলেন তাকে নিয়ে আসা হয়েছে। সবাই নিয়ে আসুন, ছবি তো নয়। দেখতে পাচ্ছেন একটা ফায়ার হয়েছে। আমি ফায়ার বলার পরে 3 জায়গা থেকে ফায়ারটাকে অ্যাটাক করা হবে, ঠিক আছে? এবার দেখুন, উনি এখানে নিয়ে সামনে আসুন, দেখুন এখানে ফ্রেমটা আছে, উনি এবার ফ্রেমে কাজ করতে চাইবে। ঠিক আছে, বুঝতে পারছেন? ফ্রেমে দিলে কিছু নিচ্ছে না। এবার যেটা বলেছিলাম সহজ করে আমরা বুঝতেছিলাম বলে আমি দেখাচ্ছি এটা বাইকে চেষ্টা করবেন না। এবার দেখুন কোনোভাবে যদি আমি এন্ট্রি নিতে পারি, আমি এন্ট্রি নিয়ে আগে দেখুন রুমের টেম্পারেচারটা কত আছে, আমি ফিল করবো। এটা দেখুন ঠিক আছে, আমি টেম্পারেচারটা নিতে পারছি। এখনো 5টার মধ্যে প্রেশার আসেনি। আমি যতটা পারি বসে যাবো, ঠিক আছে? হার্ট রেটটা উপরে আসছে, আমি নিচে দিয়ে গেলাম, গিয়ে আমি টাচ করলাম, দেখলাম সিলিন্ডারটা অতটা হিট হয়নি। মানে সিলিন্ডারটা এখনো বাস করতে পারবে না আমার এক্সপিরিয়েন্সে। আমি সিলিন্ডারটা পিছন দিয়ে গেলাম, একটু সেভ আছে, রেফ্রিজারেটরটা বন্ধ হচ্ছে না, আমি ভাত নাস্তা করে নিয়ে গেলাম। এখনো রেগুলেটর অন আছে, রেগুলেটর আমি অফ করতে পারিনি। এখন কি করবো, আমি বেরিয়ে আসবো? মনে হচ্ছে বন্ধ করেছি, প্লিজ হেল্প। দেখুন আমি রেগুলেটরটা ধরেছি, দেখুন ইনারা ধরেছেন, আমি একটা সেফ পজিশনে নিয়ে গেলাম, রেখে দাও। কোনো খালি মাঠ, খালি গ্রাউন্ড, যেখানে ভ্যাকেন্ট ল্যান্ড রয়েছে ওখানে গেলাম। আমার তো গোটা দিন কাজ আছে, যাই যাবো কি, আমি এবার ছেড়ে দিলাম। নর্মাল এলপিজি গ্যাস বেরোচ্ছে, পাশাপাশি কোনো পার্কিং জায়গা নেই, কিছু ফায়ারটা স্প্রেড করবে না, আগুন লাগবে না, খালি মাঠে রেখে দিলাম। একটা ট্রেনিং এর মতো হলো, আপনি কি হলো? এটা ফায়ারের মক ড্রিল হলো। এইগুলো নতুন কিছু ব্যাপার নয়, এর আগেও হয়েছে। আমরা টাইম টু টাইম এগুলো ফায়ার ব্রিগেডের সঙ্গে যোগাযোগ করে করি। এটা আজকে করা হলো। ডেট আরো আগে পাওয়ার উচিত ছিল আর কি, ডেটটা একটু পরে পেলাম আমরা ফায়ার ব্রিগেডের কাছ থেকে। তো আজকে ওই মক ড্রিল হলো ফায়ারের, মানে মাঝে মাঝে আমাদের এখানে জানেন তো ফায়ার ফাইটিং সিস্টেমটা তো পুরোটাই তৈরি আছে, পুরোনো বিল্ডিংও আমাদের ফাইটিং সিস্টেম আছে, প্লাস ফায়ার এক্সটিংগুইশার আছে। তো মাঝে মাঝে মানুষের এই মক ড্রিলটা করলে কি প্র্যাকটিসটা হয়ে যায় যে ফায়ার হলে কি করবো। তো সে মক ড্রিল হলো, সেই মক ড্রিলে আমরা সমস্ত ডিপার্টমেন্টকে যুক্ত করেছিলাম। আমাদের হাসপাতালে নার্সিং, ডক্টরস, গ্রুপ ডি স্টাফ,
কিচেনের স্টাফ, সমস্ত স্তরের স্টাফ থেকে সিকিউরিটি, এগুলো নিয়ে পাশাপাশি পিডব্লিউডি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, পিডব্লিউডি ইলেকট্রিক্যাল, এদেরকেও আমরা যুক্ত করেছিলাম। তো সবাই মিলে একটা বড় করে মক ড্রিল হলো আর কি। মানে টোটালটাই প্রথমে থিওরিটিক্যাল ক্লাস হলো, থিওরিটিক্যাল ক্লাস হওয়ার পর থেকে হাতে কলমে আমরা ওই যে ওপেন স্পেসটা রয়েছে আমাদের কিচেনের সামনে, সেটা সব ধরনের ফায়ারে কিভাবে মানে ট্যাকেল করা যায়, কিভাবে ফাইট করা যায় যতক্ষণ না দমকল বাহিনী পৌঁছাচ্ছে, সেটা আবার এখানে হাতে কলমে শেখানো হলো। बिहार के भागलपुर में आज ऑटो रिक्शा चालकों ने विक्षोभ प्रदर्शन किया और जुलूस निकालकर अपने गुस्से को जाहिर किया। आपको बता दूं कि कल एक मामला हुआ था जिसमें एक ऑटो ड्राइवर के साथ बदसलूकी की गई थी और इसके बाद ऑटो चालकों में काफी गुस्सा पसर गया और आज ऑटो चालकों ने यहां प्रदर्शन किया और जुलूस निकालकर अपने गुस्से को जाहिर किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कल उनके साथ बदसलूकी की गई थी एक ड्राइवर के साथ और इसके बाद ही आज विरोध प्रदर्शन किया गया। और आपको बता दूं कि भागलपुर में इनका एक एसोसिएशन है, एक संगठन है और इसी संगठन के बैनर तले ये विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। हमारे संवाददाता तनवीर हुसैन और जयंत शर्मा की रिपोर्ट। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या समस्या थी जो ऑटो बंद करना पड़ा लोगों को? हम लोग के साथ समस्या बड़ा गंभीर था। हमारे ड्राइवर को मारा गया था और इसके विरोध में हम लोग आज ये आंदोलन के 1 दिवसीय हड़ताल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक। तो कुछ ड्राइवरों के पास समस्या हो रही थी, कुछ लोग मान नहीं रहे थे, तो हमने उनको कहा कि नहीं आप कमाइए, और जो हमारे साथ हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। क्या आपको पता था कि आज इंटर की एग्जाम होने वाली है? हाँ, जानकारी थी मुझे। तो फिर आप लोगों ने आज क्यों किया ऐसा? आज क्या, कल भी करेंगे, कल समस्या नहीं सुलझेगी। तो अच्छा, ये मुझे इंटरमीडिएट एग्जाम से क्या मतलब है? अच्छा, हमारे ड्राइवर को मारा गया, वो गरीब लोग हैं। आपने इंटरमीडिएट की बात की तो मैंने एक सजेशन लिया अपने आप में कि ड्राइवरों को डिस्टर्ब नहीं किया। तो सारे शहर की गाड़ी यहाँ लगी रही। तो किनके संज्ञान में दिए हैं आपके ड्राइवर के मार हुई? तो हमने एसपी साहब को आवेदन देने की प्रक्रिया में गए थे, फिर वो साहब कार्यालय में नहीं थे, हमें ऑन द स्पॉट देना आवेदन, उनके कार्यालय में जमा नहीं कराना है। और किन्हीं अधिकारियों को? और किन्हीं अधिकारियों को नहीं दिए अभी तक, उनका एसपी महोदय को देना है। आपका परिचय? मेरा नाम विशाल कुमार शाह, माई रिक्शा यूनियन का अध्यक्ष। कांचा बादाम फेम भुवन वाडेकर लगातार तृणमूल कांग्रेस के लिए बंगाल में प्रचार कर रहे हैं। विभिन्न जगहों पर जाकर वहां गाना गा रहे हैं और गाना गाकर जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। कई हिस्सों में वह लगातार जा रहे हैं, हर रोज उनकी कैंपेनिंग चल रही है। आज फिर वह आसनसोल के श्रीपुर एरिया पहुंचे और वहां पहुंचकर यहां की जो जनसभाएं हैं उन जनसभाओं को उन्होंने अपने गानों से, अपनी बातों से अपनी तरफ आकृष्ट करने की कोशिश की और उन्हें देखने काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं। और आज भी काफी तादाद में तृणमूल कांग्रेस द्वारा आयोजित जनसभा में लोग यहां पहुंचे और लोगों ने कांचा बादाम, जो काफी फेमस हो रहा है ये गाना, भुवन वाडेकर का ये गाना, उन्हें देखने और उनका ये गाना सुनने काफी संख्या में लोग पहुंचे। বীরভূমেতে বাড়ি আমার নামটি হয় ভুবন, বীরভূমেতে বাড়ি আমার নামটি হয় ভুবন, আমার বাদাম কেড়ে নিল বিদাম, আমার কাছে নাই চাচা ভাজা বাদাম, পায়ের তোড়া হাতের বালা, তাকে যদি ভাবি তারি বিনিময়ে লাগবে না টাকা করি, শিল্পী হতে চাই গো বাবু জানাই গো প্রণাম, বাদাম বাদাম বুবু কাঁচা বাদাম, বাদাম বাদাম বুবু কাঁচা বাদাম, আমার কাছে নাই চাচা ভাজা বাদাম। ভুল যদি কোনো মানুষ করে তাহলে সেটা শুধরাতে 5 বছর লেগে যাবে। যেরকম বিধানসভার সময় এখানে আসানসোল দক্ষিণের মানুষ ভুল করেছে, আসানসোল দক্ষিণের মানুষ যাকে জিতিয়েছে তাকে আজকে দেখতে পাওয়া যায় না, তাকে আজকে খুঁজে পাওয়া যায় না। আপনার কাজ করাতে গেলে আপনাকে কলকাতা ছুটতে হবে, কিন্তু সেটা আপনারা পারবেন না করতে। তাই আপনাদের চিন্তা করতে হবে যে আপনি যে কাজটা করাবেন
আপনার যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আপনার হাতের সামনে আপনার কাছে কাকে পাবেন, আপনার ঘরের মেয়ে, আপনার কাছের মেয়ে মীনা কুমারী হাঁসদা আপনাদের রয়েছে। সেই মীনা কুমারী হাঁসদাকে আপনারা ভোট দিন এবং মীনা কুমারী হাঁসদাকে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করুন। কারণ আপনারা জানেন पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सड़क हादसों को कम करने के लिए, सड़क हादसों में कमी लाने के लिए नियमों में बदलाव किए गए हैं, फाइन बढ़ा दिए गए हैं 10 गुना तक। इसे लेकर प्रचार प्रसार लगातार किया जा रहा है और ट्रैफिक जागरूकता फैलाने का काम भी किया जा रहा है ट्रैफिक विभाग की तरफ से। आसनसोल में आज ट्रैफिक विभाग की तरफ से जागरूकता रैली निकाली गई और इस रैली के दौरान लोगों को अलर्ट किया गया, लोगों को जागरूक किया गया और ट्रैफिक नियमों के पालन करने की बात सामने रखी गई और यह भी कहा गया कि ट्रैफिक फाइन में 10% तक बढ़ोतरी कर दी गई है। इसीलिए ट्रैफिक नियमों का पालन ज्यादा से ज्यादा करें और हेलमेट का इस्तेमाल करें और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, इस पर खास तौर से जोर दिया गया। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারের তথা হীরাপুর ট্রাফিক গার্ডের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই উষ্ণ অভিনন্দন। রাজ্য সরকার যে কর্মসূচি দীর্ঘদিন ধরে করে আসছেন, সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ, তা বিশেষভাবে পরিচিতির জন্য, বিশেষভাবে তা প্রচার করার জন্যে 2021-এর 1 ডিসেম্বর থেকে আমরা কর্মসূচি শুরু করেছি। আমাদের কর্মসূচি বিভিন্নভাবে, যেমন লিফলেট প্রদান, বিভিন্ন জায়গায় সেমিনার করা, বিভিন্ন জায়গায় আরোহীদের দাঁড় করিয়ে তাদেরকে তাদের বিপদের কথা অবহিত করা ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রচার কাজ করে চলেছি। আজ 31 জানুয়ারি 2022 তার শেষতম দিন। এই দিনে এই কর্মসূচির মাধ্যমে সরকার যা বলতে চাইছেন যে আমরা অতিমারিতে আমাদের যত আত্মীয় স্বজন পরিবার হারিয়েছি, আমরা পথ দুর্ঘটনায় তার চাইতে বেশি আত্মীয় স্বজন পরিবার পর্যন্ত হারিয়েছি। এই পথ দুর্ঘটনাকে যাতে এড়ানো যায় সেই জন্য রাজ্য সরকার আজকে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের যে কর্মসূচি তা গ্রহণ করেছেন। এই কর্মসূচি শুধু রাজ্যের নয়, শুধু জাতীয় স্তরে নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রশংসাপ্রাপ্ত। আমরা এই কর্মসূচির মাধ্যমে আমাদের বিগত দিনের পথ দুর্ঘটনা অনেকাংশে আমরা এড়াতে পেরেছি। আমাদের রাজ্য সরকার চাইছেন যে আগামী দিনে আমরা আরও বেশি করে আমাদের পথ দুর্ঘটনা যাতে আমরা এড়াতে পারি, সেই পথেই আমাদের সতর্ক করার জন্য বিভিন্নভাবে আমাদের বলে চলেছেন। আমরা সেই কর্মসূচি আমরা বিভিন্নভাবে পালন করেও চলেছি। বন্ধু, আমরা যে কথাগুলো বলতে চাইছি, যখন মোটরসাইকেল চালাবো, টু হুইলার চালাবো, সেই সময় আমরা যেন হেলমেট পরে থাকি, আমরা যেন মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি না চালাই, আমরা যেন সিগন্যাল মেলে গাড়ি চালাই এবং গাড়ি চালানোর সময়তে যে আবশ্যিক পেপারগুলি, কাগজগুলি গাড়িতে রাখা দরকার, বৈধ লাইসেন্স, বৈধ ইন্স্যুরেন্সের কাগজ, বৈধ ধোয়া কাগজ বা পলিউশন পেপার আমরা যা বলে থাকি, এইগুলি যেন থাকে। আমরা যখন চাকা চালাবো, ফোর হুইলার চালাবো, অতি অবশ্যই যেন সিট বেল্ট পরবো, তাহলে পরে আমাদের নিজের তো অসুরক্ষিত থাকবো এবং পথচারীদের ক্ষেত্রেও সেটা সুরক্ষার মানি হয়ে উঠবে না।